बात अब कर्नाटक की करते हैं, जहां मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यहां 10 मई को वोट डाले जाएंगे। जाहिर है प्रचार युद्ध जोरों पर है, हर तरफ बजरंग बली का शोर है। लेकिन इसी बीच हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी भी अपना एम फॉर्मूला लेकर सियासी जोर आजमाइश कर रहे हैं। कर्नाटक की बीजेपी बनाम कांग्रेस की द्विपक्षीय लड़ाई को नई धार दे रहे हैं। कर्नाटक में ओवैसी कैसे कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, और ओवैसी का ये नया प्रयोग क्या रंग लाएगा, किसका गेम बिगाड़ेगा, हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। मोदी जी अपने भाषण में बोलते हैं, भाइयों बहनों, जब पोलिंग बूथ को जाएंगे वो बजरंग बली बोल के बटन दबाना। तो कांग्रेस के डीके बोले हम मंदिर बनाएंगे, और कांग्रेस पार्टी भूल गई इलेक्शन से पहले कांग्रेस के ये चमचे, ये जो कांग्रेस के गुलाम हैं, जो अपना जमीर बेच चुके हैं, ये कांग्रेस के चमचे, ये गुलाम बोल रहे थे, कूद कूद कर बोल रहे थे बजरंग दल पे बैन हो जाएगा। हिंदी सिनेमा का एक पुराना लेकिन मशहूर गीत है, तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगी। अब कुछ इसी तरह का तराना लेकर हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी कर्नाटक के रण में अपना दमखम दिखा रहे हैं। अपने कोर वोटर्स यानी मुस्लिमों को रिझाने के लिए कौमी टेप बजा रहे हैं। ओवैसी हमेशा की तरह अटैकिंग मोड में हैं, लेकिन निशाने पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां हैं। भाईजान का टारगेट है मुस्लिम वोटर्स, हसरत है कर्नाटक का किंगमेकर बनना। अगर आप मजबूरी की हालत में वोट देना चाहते, मजबूरी की हालत में मत दो, बेखौफ होकर मेरा साथ दो, बेखौफ होकर हमारे भाई का साथ दो, दुर्गप्पा का बेजावाड़ का साथ दो। कल तक कोई विकल्प नहीं था, आज आपके पास है। और इन्हों कैसे आपको मालूम ना, मेरे को बहुत लोग बोले आप किसको टिकट दे रहे, इसको? बोला क्यों, क्या हुआ? बोले बहुत तेज है इन्हें। मैं बोला तेज ही रहना पड़ता है, मोदी से मुकाबला करे तो गूंगे नहीं कर सकते, लोहे को लोहा काटता। कर्नाटक के चुनावी कैंपेन पर नजर डालें तो अभी जमीन पर यह लड़ाई सिर्फ कांग्रेस बनाम बीजेपी नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से सोनिया, राहुल, प्रियंका और खड़गे जैसे दिग्गजों ने मोर्चा संभाल रखा है, तो बीजेपी की तरफ से मोदी, योगी, शाह, नड्डा समेत तमाम स्टार प्रचारकों की फौज उतरी हुई है। अब कांग्रेस इतनी डरी हुई है, इतनी घबराई हुई है कि झूठ बोलने से गाड़ी नहीं चली। तो जो लोग इन दिनों चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, उनको भी लाना पड़ रहा है। अब कांग्रेस के नेता अभी से एक दूसरे पर हार का ठिकरा फोड़ने लगे हैं। हालांकि अंदरूनी तौर पर देखें तो कर्नाटक में कई छोटे छोटे दल सियासत के समीकरण बदलने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हैदराबाद की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई, जनार्दन रेड्डी के नेतृत्व वाली कल्याण राज्य प्रगति पक्ष यानी केआरपीपी, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और हैदराबादी भाईजान ओवैसी की एआईएमआईएम समेत दूसरे छोटे दल भी शामिल हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो इस बार कर्नाटक के चुनावी रण में उतरे छोटे छोटे दल भी बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं, क्योंकि ध्रुवीकरण का कार्ड खुलकर खेला जा रहा है। लड़ाई बजरंग बली बनाम टीपू सुल्तान की है, हिजाब बनाम विकास की है। सब जाए बजरंग बली बोल करके सजा दे जाए। बीजेपी को भरोसा है कि मोदी का बजरंग बाण बदल देगा कर्नाटक का चुनावी परिणाम। उधर जय बजरंग बली के जवाब में ओवैसी अल्लाहू अकबर बोल रहे हैं।
बीजेपी कांग्रेस को घेर रहे हैं। पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंग बली बोल करके सजा दे देना इनको। अब आप देखो ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि कल देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जब आप वोट डालेंगे तो बजरंग बली का नारा मार के वोट डालना। आप बोलो ये कौन सा सेकुलरिज्म है? तो आज क्या हुआ? आज मैं देखा कि कांग्रेस के जो कर्नाटका के प्रदेश अध्यक्ष हैं, डीके, क्या नाम है? हाँ, डीके शिव कुमार, उन्होंने ये बोल दिए कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम और हनुमान मंदिर को बनाएंगे। बोलो आप, अगर मैं आज खड़े होकर तकरीर में बोला पूरे कर्नाटका के गरीबों और मजलूमों, तुम 10 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो पहले अल्लाह अकबर का नारा लगा के बटन दबाओ, तो ये पूरे मीडिया वाले बोलेंगे ओ ओवैसी। कर्नाटक के चुनावी शोर के बीच बड़ा मुद्दा यही है कि छोटी पार्टियों का कर्नाटक के सियासी समीकरण पर क्या असर होगा। क्या दो बिल्लियों की लड़ाई में रोटी कोई और ले जाएगा? जहां तक ओवैसी का सवाल है तो AIMIM पहली बार कर्नाटक के चुनावी रण में हाथ आजमा रही है। ओवैसी की पार्टी 224 में से 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं SDPI ने 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ये दोनों ही वो पार्टियां हैं जो मुस्लिम वोट बैंक के सहारे चुनावी मैदान में हैं। जाहिर है सवाल ये भी उठता है कि भाईजान ही भाईजान के वोट काटेंगे तो इसका असर क्या होगा? कौन फायदे में रहेगा, कौन घाटे में? बीते 2018 के असेंबली इलेक्शन में ओवैसी की पार्टी ने चुनाव न लड़कर जेडीएस को डायरेक्ट सपोर्ट किया था, मगर इस बार समर्थन बैकडोर से है। जहां जेडीएस के जीतने के चांसेस हैं, वहां ओवैसी ने कैंडिडेट नहीं दिया है। ओवैसी का प्लान ही है AIMIM प्लस JDS इज इक्वल टू किंग मेकर। ओवैसी की नजर उन सीटों पर है जहां मुसलमानों और दलितों का संयुक्त वोट शेयर 35% से ज्यादा है। कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह भी है कि मुसलमानों के अलावा ओवैसी दलित वोटर्स पर भी डोरे डाल रहे हैं। ओवैसी की सभाओं में जय भीम जय मीम के नारे लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ओवैसी ज्यादातर कांग्रेस पर हमलावर हैं क्योंकि वोट बैंक एक ही है। सोनिया गांधी आज हुबली में है, राहुल गांधी हुबली में। अरे बात करो, मस्जिद को शहीद कर दिया, दरगाह को तोड़ दिए, हुबली में 150 बच्चे हैं, मगर शेखर के लिए तायीद करने सोनिया गांधी आती है जो RSS से निकला और आज भी RSS में है। और गुनाहगार मैं हूं क्योंकि मैं तुम्हारी बात करता हूं, मैं तुम्हारे हक के लिए लड़ता हूं। अरे जब तक जिंदा रहूंगा लड़ूंगा, गोलियां मेरी आवाज को खत्म नहीं कर सकेगी। तुम उस पैगाम को लेकर आगे बढ़ोगे। ये आपका सेकुलरिज्म है। तुम ऐसे मुकाबला करोगे मोदी से, तुम ऐसे मुकाबला करोगे। मैडम सोनिया गांधी, मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप एक RSS के आदमी के लिए कैंपेन करने आएंगी। कर्नाटक में जो सीटें SC के लिए आरक्षित की गई हैं, उनमें से ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का वर्चस्व है। AIMIM कर्नाटक के उत्तरी जिलों जैसे विजयपुरा, हुबली, रायचूर, बेलगावी, कलबुर्गी में चुनाव लड़ रही है। असल में 2021 के शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में मिली जीत ने बड़ी पार्टियों को चुनौती देने के लिए ओवैसी को कुछ आधार दिया है। उत्तरी कर्नाटक में स्थानीय निकायों में ओवैसी की पार्टी ने विजयपुरा नगर निगम में 2 सीटें जीती थी, बेलगावी नगर निगम में 1, बीदर में 1 और बसवाना बागवाड़ी नगर निगम में 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। हुबली धारवाड़ में भी AIMIM के 3 नगर सेवक हैं। जाहिर है ओवैसी जीत की इस लकीर को लंबा करने की कोशिश में है, इसीलिए वो अपनी तकरीरों में कभी हिजाब तो कभी टीपू सुल्तान का जिक्र करके इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों को एकजुट कर रहे हैं। मोदी अगर अपने भाषणों में केरला स्टोरी का जिक्र कर रहे हैं तो ओवैसी गिन गिन कर बीजेपी के मुस्लिम अत्याचारों की याद दिला रहे हैं। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म
केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। अगर देश के प्रधानमंत्री एक पिक्चर की स्टोरी को सही मान रहे हैं तो प्रधानमंत्री, ये तो आपकी नाकामी है, आपकी सरकार की नाकामी है। क्या आप अपनी नाकामी को कबूल कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यू हैव बीन अनसक्सेसफुल? मगर एक चुनाव जीतने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री वजीर आजम को इतना नीचे आना पड़ता है एक चुनाव जीतने के लिए कि झूठ और प्रोपेगेंडे को सामने रखना जो नफरत फैलाने का काम करती है। कांग्रेस इसी ध्रुवीकरण से डरी हुई है। बहरहाल AIMIM के बाद अब कर्नाटक में हाथ आजमा रही दूसरी मुस्लिम वोटर बेस पार्टी SDPI की बात कर लेते हैं। SDPI ने 2013 में कर्नाटक की 23 असेंबली सीटों पर चुनाव लड़ा था और 3.27% वोट शेयर हासिल किए। 2018 में सिर्फ 3 सीटों पर लड़ाई लड़ी और उनमें 10.5% वोट हासिल किए और बेंगलुरु की चिकपेट सीट पर कांग्रेस का खेल खराब कर दिया था। SDPI ने AIMIM की तरह 2021 के शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में भी जीत दर्ज की थी, जो ये बता रहा है कि जमीन पर SDPI की उपस्थिति है। ऐसे में एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि अगर लड़ाई करीबी रही और छोटी पार्टियों के उम्मीदवार 3 से 4 हजार तक वोट भी पा जाएं, तो वो अपना काम कर देंगे। वो जीतेंगे नहीं, लेकिन निर्वाचन क्षेत्रों की स्थितियों को बदल देंगे। जाहिर है, जितना AIMIM और SDPI मजबूत होंगी, कांग्रेस को उतना ही नुकसान होगा। ये बात बीजेपी बहुत अच्छी तरह से जानती है, इसलिए उसने कर्नाटक चुनाव में खुलकर हार्डकोर हिंदुत्व वाली लाइन ली है। यहाँ अमित शाह अपने रोड शो में खुलेआम ऐलान करते हैं कि बीजेपी मुस्लिमों का 4% आरक्षण खत्म करके लिंगायत व कलिंगा और SC/ST समुदाय को दे रही है। 4% मुस्लिम रिजर्वेशन, 4% मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म कर वो कलिंगा, लिंगायत, SC और SC का रिजर्वेशन बढ़ाया है। अगर कांग्रेस पार्टी आई तो ये सारा रिजर्वेशन लेकर फिर से मुस्लिम रिजर्वेशन लाएगी। कर्नाटक में पीएम मोदी के चुनाव प्रचार के केंद्र में बजरंग बली का मुद्दा छाया हुआ है। अमित शाह, यूपी के CM योगी और JP नड्डा अपनी हर रैली में बजरंग बली के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बजरंग दल पर बैन को बीजेपी ने हिंदू आस्था से जोड़कर कांग्रेस को थोड़ा सा बैकफुट पर तो धकेला ही है। यही कारण है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर डैमेज कंट्रोल की मुद्रा में है। और अब तो कांग्रेस की हालत इतनी बुरी है, उनके पैर कांप रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस को मेरे जय बजरंग बली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किस हद तक जा रही है, ये देश और कर्नाटका के लोग देख रहे हैं। हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लाए। यानी जो हनुमान जी का ध्यान करता है उसके सारे कष्ट कट जाते हैं। सवाल यही है कि बीजेपी के लिए कर्नाटक में बजरंग बली क्या वाकई संकट मोचक साबित होंगे? बीजेपी को अपने बजरंग बाण पर कितना भरोसा है, उससे पीएम नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो से आई इन तस्वीरों से समझिए। अब बीजेपी नेताओं के रोड शो में हनुमान का वेश देखा जा रहा है। झंडों पर हनुमान और टी-शर्ट पर हनुमान की आकृतियां नजर आ रही हैं। यानी ये साफ हो गया है कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों का विषय भगवान बजरंग बली बन गए हैं। एक कांग्रेस पार्टी बजरंग बली को चुनाव के मैदान में ले आई है, अब उनसे लड़ते नहीं बना है। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की नीति, जिसने सालों तक प्रभु श्री राम को
ताले के अंदर बंद कर रखा और अब वो बजरंग बली का अपमान करने पर तुले हैं। इसी तुष्टीकरण की नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के PA5 पर बैन करने के फैसले को एक कांग्रेस पार्टी हजम नहीं कर पा रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो कर्नाटक का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प हो चला है। मुद्दों को छोड़ भी दें तो छोटी पार्टियां खेल करने के लिए तैयार हैं, जिसमें सबसे आगे ओवैसी नजर आ रहे हैं। बीजेपी बनाम कांग्रेस की इस लड़ाई के बीच हैदराबादी भाईजान का मुस्लिम गठबंधन क्या गुल खिलाएगा, ये 13 मई को साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।